हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। ये टॉपिक हमारा है यूनिट थर्ड, जो इनऑर्गेनिक में आपकी लास्ट यूनिट है। वो स्टार्ट हो चुकी थी पहले ही जब क्लासेस चल रही थी आपकी। उसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया गया था कि कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है, कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग एलिमेंट्स को रखा गया है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद आया था तुम्हारा एक छोटा सा टॉपिक स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट के बारे में भी आपको क्लास में करा दिया गया था, अक्षय सर ने कराया था। अगर फिर भी कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में आप मैसेज करके या कोई भी अगर तुम्हारी लाइव क्लास चल रही है तो उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज है हमारा जो है एटॉमिक रेडियस टॉपिक स्टार्ट होता है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, एक दो दो नंबर के। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा है कि एक एटम है, न्यूक्लियस है और उसकी आउटर मोस्ट सेल है। तो एटॉमिक रेडियस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे लेकर के और बाहर वाली आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसके इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, किसी एटम के न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इसके बाद है इसमें कि किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस को हम सिंगल एटम से निकाल नहीं सकते हैं। यानी कि अगर हम एक सिंगल एटम लेंगे और उसकी एटॉमिक रेडियस को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से सिंगल एटम से हम कभी भी एटॉमिक रेडियस को निकाल नहीं सकते हैं। कैसे निकालते हैं कि जब दो एलिमेंट या दो एटम एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ना कोई बॉन्ड बनाए रखते हैं, ठीक है। कोई ना कोई अगर बॉन्ड बनाए रखते हैं, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड हो, यानी कि एक मॉलिक्यूल से हम एक एटम को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी एटॉमिक रेडियस को हम निकालते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो कितने टाइप की होती है एटॉमिक रेडियस, हमारे सिलेबस में है 4 टाइप की एटॉमिक रेडियस है। कोवेलेंट रेडियस, वान वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और आयनिक रेडियस। तो नंबर 1 है हमारी कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कैसी होती है, जहाँ पर दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। कोवेलेंट रेडियस हमारी 3 टाइप की होती है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स जैसे हमारे होते हैं, जैसे कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे जो एटम है वो कैसे हैं, सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उनकी सेम है। फिर क्या हो जाता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एटम हो जाते हैं किसी मॉलिक्यूल में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग हो जाती है। अगर एटम डिफरेंट है, कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है, कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग कोवेलेंट रेडियस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है कि कोवेलेंट रेडियस जब नंबर 1 कौन सी कोवेलेंट रेडियस हो गई, जब हमारे एटम भी सेम है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तब हम किस तरह से एटॉमिक रेडियस को निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बना है, तो ऐसा मॉलिक्यूल के अंदर जो सेम एटम से मिलकर बना है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए, तो उसकी एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे कि दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके हाफ को हम क्या बोलेंगे, या उसकी डिस्टेंस के आधे को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस। अब साइड में बॉक्स में ये फॉर्मूला भी बना हुआ है, आर कोवेलेंट इक्वल टू DAA। DAA क्या हो गई, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हो गई बाई 2। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियस निकल के आ जाएगी। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटम की कोवेलेंट रेडियस। क्लोरीन एटम की कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1.98 एंगस्ट्रॉन्ग। और आंसर आ गया हमारा जो है क्लोरीन एटम की एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस आ गई 0.99 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये जो हमारा है 1.98, ये क्या हो गया, दो क्लोरीन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
दो क्लोरीन एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है ये कैसी होती है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली हुई होती है, एक्सपेरिमेंट करके निकाली हुई होती है, और ये फिक्स होती है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग ये जो है डिस्टेंस दोनों न्यूक्लियस के बीच की निकाली जाती है। तो ये तो भाई याद करनी पड़ेगी अगर हमें एग्जाम्पल वहाँ पे देके दिखाना है। नंबर 2, कोवेलेंट रेडियस कैसी हो जाएगी, जब हमारे दो एटम जो मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं वो कैसे हैं, अलग अलग नेचर के होंगे। जैसे कि एक एटम ए हो गया और दूसरा एटम बी हो गया, ऊपर दोनों सेम थे, ए थे, और नीचे एक ए हो गया और एक हो गया बी, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हो गई हमारी डी ए बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। आर ए और आर बी क्या हो गई, यहाँ पे आर ए है हमारी ए एटम की एटॉमिक रेडियस और आर बी है बी एटम की एटॉमिक रेडियस। और अगर हम किसी सिंगल एटम के लिए एटॉमिक रेडियस निकालते हैं तो वही फॉर्मूला लगा करके निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों एटम अलग अलग हो जाएंगे और इलेक्ट्रो निगेटिविटी उनकी क्या होती है, दोनों की सेम होती है। तो इस तरह के अगर मॉलिक्यूल आते हैं और उनकी कोवेलेंट रेडियस हम निकाल रहे हैं तो वो इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट है नंबर 3 कोवेलेंट रेडियस है हमारी। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स इस तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है जो दोनों अलग अलग एटम हो गए और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग है। इससे पहले क्या था, सेम एटम थे, सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। नंबर 2 पे क्या था, अलग अलग एटम थे, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। अब यहाँ पर दोनों चीज़ अलग अलग हो गई, एटम भी अलग अलग हैं और उनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग है। तो इस तरह के जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी एटॉमिक रेडियस हम किस तरह से निकालते हैं, ये बॉक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है, डी ए बी दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हो गई इक्वल टू आर ए आर बी। आर ए एटम ए एटम की एटॉमिक रेडियस हो गई और आर बी हो गई बी एटम के एटॉमिक रेडियस माइनस 0.9। 0.9 इस फॉर्मूले में फिक्स वैल्यू है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए यूज़ की जा रही है। फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स ए माइनस एक्स बी। एक्स ए है ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक्स बी है बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम किस तरह के मॉलिक्यूल की कोवेलेंट रेडियस निकालते हैं, जब मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम है जिनसे मिलकर मॉलिक्यूल बना है, जो वो दोनों अलग अलग नेचर के और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग हो। फिर नंबर 2 पर आती है हमारी वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस कैसी होती है, किसी एलिमेंट के दो पास पास वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के ले लो या किसी भी कंपाउंड के हम बोल सकते हैं, दो पास पास वाले मॉलिक्यूल उनके निकटतम एटम के न्यूक्लियस के बीच की, यानी कि जब किसी कंपाउंड में दो पास पास मॉलिक्यूल होंगे और उनके एटम जो उनके पास पास वाले एटम हैं उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को देखेंगे और उसके हाफ को हम क्या बोलेंगे, वंडरवाल रेडियस। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है जिसे जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, उसमें जो भी एलिमेंट है वो कैसे होता है, इनर्ट गैसेस इन्हें बोला जाता है, नोबल गैसेस भी बोला जाता है और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट भी बोला जाता है। यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट से या किसी भी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है, सबको पता है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए ये किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करते। अब रिएक्शन नहीं करेंगे तो दूसरे के साथ कोई बॉन्ड भी, यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो बॉन्ड भी नहीं बनाएंगे। तो इनके बीच ना तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ना इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और ना ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का जो है मतलब कि बीच में जो है शेयरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का, क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट होता है, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होती है जिससे ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं, वांडरवाल फोर्सेस। तो वांडरवाल फोर्सेस से ये दोनों, मतलब कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अटैच रहते हैं। ये है तुम्हारा ऑर्गेनिक में है, ये तुम्हारा वांडरवाल फोर्सेस क्या होती है तो सबका पढ़ा हुआ ही होगा कि वांडरवाल फोर्सेस किसे कहते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में वांडरवाल फोर्सेस होती है, जब दोनों पास पास आते हैं तो उनके पास पास वाले जो एटम होते हैं उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलेंगे, वांडरवाल रेडियस बोलेंगे। बॉक्स में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है,
RVW का मतलब वांडरवाल रेडियस इक्वल टू DH2H2/2। H2 क्या हो गया, दो हमारे एटम हैं, एक H2 है और एक दूसरा H2 है। H2 का मतलब ये क्या हो गया, इनको हम एटम नहीं बोलेंगे। H2 का मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल और दूसरा H2 दूसरा मॉलिक्यूल। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के पास पास वाले जो एटम हो गए, उनके बीच न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के हाफ को हम बोलेंगे वांडरवाल रेडियस। ठीक है। नंबर 3 पे आता है हमारा मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस कैसी होती है, किसी भी मेटल के क्रिस्टल जालक में मेटल के दो पास पास वाले एटम, किसी मेटल के क्रिस्टल जालक को, जैसे हम देखते हैं NaCl का, आप तुमने देखा होगा, ठीक है, KCl का देखा होगा। तो इस तरह से क्या होता है, उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो दो एटम हो गए, एक एटम निगेटिव हो गया और एक एटम पॉजिटिव हो गया। तो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, कोई कौन से दो एटम हो गए, जो पास पास वाले होंगे, कोई से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने इसमें तुम्हें डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। एटम एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, ठीक है। और दो पास पास वाले कोई से भी हम ले सकते हैं, मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही दिखाया हुआ है तुम्हें। एक न्यूक्लियस के बीच की और दूसरे न्यूक्लियस तक एक लाइन खींची हुई है, तो ये दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हो गई। और इसके हाफ को हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद है, तो ये तुम्हारी 3 टाइप की थी, जो है एटॉमिक रेडियस। नंबर 1 थी हमारी कोवेलेंट रेडियस, नंबर 2 थी हमारी वांडरवाल रेडियस, और नंबर 3 थी मेटेलिक रेडियस। इसके बाद है ये तीनों जो रेडियस है हमारी, इसमें किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, किसकी उससे कम होती है और किसकी सबसे कम होती है। तो वांडरवाल रेडियस की सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होती है वांडरवाल फोर्सेस होती है। तो एटम एक दूसरे से मतलब कि बहुत ज़्यादा पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा निकल कर आएगी और रेडियस भी ज़्यादा होगी। नंबर 2 पर आती है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस कैसे बताई थी निकालनी, कि किसी क्रिस्टल जालक में दो एटम को हम देते हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के हाफ को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक रेडियस। तो ये थोड़ी वांडरवाल से कम आती है। और लास्ट में है जो सबसे कम, जिसकी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू सबसे कम होती है, वो कौन सी होती है, हमारी कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस सबसे कम क्यों होती है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है दो एटम के बीच में, तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो क्या होता है, वहाँ पे ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। तो वहाँ पे जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आने की वजह से डिस्टेंस कम हो जाएगी, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी निकल करके किसी एटम की निकालेंगे तो उसकी बहुत कम आती है। तो इसलिए वांडरवाल रेडियस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, मेटेलिक रेडियस की उससे कम होती है, और कोवेलेंट रेडियस की सबसे कम होती है। अब इसके बाद आता है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। वेरिएशन मतलब कि पीरियोडिक टेबल में वो किस तरह से इंक्रीज़ होती है और किस तरह से डिक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलोंग ए पीरियड। पीरियड में क्या होता है, हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। पीरियड में हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। उसमें क्या होता है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। डिक्रीज़ क्यों होती है, कि जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकंड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 3 4 5 6 7 ये इनके एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन एक एक डिजिट इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो फिर नई सेल बनती है, उसमें सेल नहीं बनने से एटम का साइज़ जो होता है क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक एक डिजिट ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, साइज़ नहीं बढ़ेगा। साइज़ बढ़ने की बजाय क्या होगा, एटम का साइज़ घटता चला जाएगा। जैसे नीचे लिखा है मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इंक्रीज और न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ते हैं, तो एटम का साइज़ क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटेगी। नंबर 2 पे आता है हमारा डाउन द ग्रुप। अब ग्रुप में किस तरह से वेरिएशन होता है, इसमें ग्रुप में हम आते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप से लेकर यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक हम देखते हैं एलिमेंट्स को। तो इसमें एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप है हमारा, उसमें क्या है,
सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, फिर लिथियम आ गया, उसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया, फिर उसके आगे आता है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया। तो एटॉमिक नंबर कितना बढ़ रहा है? ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है तो सेल भी बढ़ेंगी, और सेल बढ़ रही है तो साइज़ बढ़ेगा। साइज़ अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? हमारी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? हमारी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि सेल इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद है हमारे एटॉमिक रेडियस के ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक्स में। जैसे कि ये है एक हमारा, इसमें क्या है? इसमें पूछा गया है कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में कि जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें नोबल गैसेस की अगर हम एटॉमिक रेडियस निकालते हैं तो वो सबसे ज़्यादा निकल कर आती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब इसका रीज़न पूछा गया है। तो रीज़न क्या होगा? रीज़न वही होगा क्योंकि जो हमारे जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं या 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैसेस जिन्हें बोलते हैं, उनके बीच में क्या होता है? कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि वो ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही डोनेट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से। इसीलिए क्या होते हैं? ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, और बॉन्ड ना बनने की वजह से इनके बीच में क्या होती है? वान डर वाल फोर्सेस होती है। तो वान डर वाल फोर्सेस अगर होगी तो कौन सी एटॉमिक रेडियस पाई जाएगी इनके बीच में? वान डर वाल एटॉमिक रेडियस। और वान डर वाल एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो जो होती है हमारी इनर्ट गैसेस, उनकी एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि क्लोरीन की वान डर वाल रेडियस कोवेलेंट वान डर वाल रेडियस से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसकी जो है, इसको डिफाइन कीजिए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? क्लोरीन को अगर हम Cl2 लिख रहे हैं तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल हो गया। तो एक जगह तो क्या हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, और दूसरी जगह क्या है? वहाँ पे उनके उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में वान डर वाल फोर्सेस है। तो वान डर वाल जो रेडियस हम निकालते थे उसमें कैसे निकालते थे? जब दो पास पास मॉलिक्यूल होते हैं और उनके पास पास वाले जो एटम होंगे उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम निकालेंगे। कोवेलेंट रेडियस में हम क्या करते थे कि जो एटम एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं उनके बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हम देखेंगे, और फिर उसकी हाफ को हम जो है कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। तो डिस्टेंस कहाँ पर ज़्यादा होगी? वान डर वाल फोर्सेस जहाँ पर होंगे, तो वान डर वाल फोर्सेस जहाँ पर हैं वहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा आएगी, और कोवेलेंट में ओवरलैपिंग होने की वजह से एटम के अंदर डिस्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू कम आती है क्लोरीन के लिए। और अगर वान डर वाल फोर्सेस जहाँ पर है, यानी कि वान डर वाल अगर हम क्लोरीन की वान डर वाल रेडियस निकालेंगे तो वहाँ पर वान डर वाल फोर्सेस उनके बीच में होने की वजह से वान डर वाल रेडियस जो है क्लोरीन की ज़्यादा निकल कर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन बिटवीन एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड कोलिजन रेडियस ऑफ द सेम एलिमेंट। तो इसमें कहा है कि अगर हम कोई सेम एलिमेंट लेते हैं और उसकी एटॉमिक रेडियस देखते हैं, कब? जब कोवेलेंट रेडियस होती है और उसकी, और यहाँ पे है कोलिजन रेडियस का मतलब जब उसकी मेटेलिक रेडियस होती है। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस जैसे कोवेलेंट रेडियस हो गई, तो कोवेलेंट रेडियस कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, और उसकी मेटेलिक रेडियस जो होगी वो उसकी वैल्यू ज़्यादा निकल करके आएगी, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है, डिस्टेंस कम हो जाएगा। और मेटेलिक रेडियस में ओवरलैपिंग नहीं होती है, खाली क्या होता है? जो एटम होते हैं एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको खुद करके देखना। ये है हमारा साइज पूछा गया है इसमें, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और लिथियम, ये 4 एलिमेंट तुमको दे दिए गए हैं, और इसमें पूछा है कि कौन से का साइज सबसे बड़ा है और किसका साइज सबसे छोटा होगा। तो इसमें जैसे नीचे Li के बाद क्या आता है? सोडियम आता है, इसको Li के नीचे लिख लेते हैं। Be बेरिलियम के बाद क्या आता है? Mg मैग्नीशियम आता है। तो चारों के फिर एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन से का साइज बड़ा है और कौन से का
छोटा है। ये जैसे कि ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़ता चला जाता है, और अब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो ये दोनों लॉजिक लगा कर के देखना, एटॉमिक जो है इनके एटॉमिक नंबर लिख कर के, और देखना कि कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, किस तरह से किधर को जाने पर साइज़ घटता है और किधर को जाने पर बढ़ता है। तो उसमें से 2 एलिमेंट हमें ऐसे चूज़ करने हैं जिसका एक का साइज़ सबसे छोटा है और एक का साइज़ सबसे बड़ा है। तो इस तरह से नोट्स आपको ग्रुप में डाल दिए गए हैं, उनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। चाहो तो उसमें और भी तुम अपनी बुक से रीड करके या कोई और दूसरे नोट्स तुम्हारे पास हो उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो काफ़ी बड़ा लिखना पड़ता है, तो उसमें और एग्जाम्पल तुम बढ़ा सकते हो, अपनी लैंग्वेज बढ़ा सकते, मतलब कि और भी अपनी लैंग्वेज में कुछ और लिखना चाहो, जैसे कि यूनिट हो गई हमारी एटॉमिक रेडियस की यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉन्ग होती है, उसको भी उसमें लिख सकते हो, और ज़्यादा मतलब डिफ़ाइन करके उसको दिखा सकते हो। ठीक है, ओके।